जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज में। अध्याय 5, नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। ग्रेट ब्रिटेन में 2001 में शोधकर्ताओं ने 248 लोगों पर एक प्रयोग किया। वे 2 सप्ताह की अवधि में व्यायाम की बेहतर आदतें डालने के संदर्भ में प्रयोग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने प्रतिभागियों को 3 समूहों में बांट दिया। पहला समूह कंट्रोल ग्रुप था। उनसे सिर्फ यह दर्ज करने को कहा गया कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा समूह उत्प्रेरण समूह था। इस समूह से यह कहा गया कि वे अपने वर्कआउट्स की निगरानी करने के साथ साथ व्यायाम के लाभों पर लेख या पुस्तक भी पढ़ें। शोधकर्ताओं ने इस समूह को यह भी बताया कि व्यायाम से कोरोनरी हार्ट डिसीज का जोखिम कम होता है और हृदय का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अंततः तीसरे समूह की बारी आई। इसके प्रतिभागियों को भी दूसरे समूह जैसे ही निर्देश दिए गए, लेकिन उनसे एक अतिरिक्त काम करने को कहा गया। उनसे एक योजना बनाने को कहा गया कि वे अगले सप्ताह कब और कहां व्यायाम करेंगे। तीसरे समूह के हर सदस्य से इस वाक्य के खाली स्थान भरवाए गए। अगले सप्ताह के दौरान मैं कम से कम 20 मिनट जमकर दिन, स्पेस, समय, स्पेस, जगह, स्पेस पर व्यायाम करूंगा। पहले और दूसरे समूहों के 35 से 38% लोगों ने सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया। रोचक बात यह है कि दूसरे समूह को दिए गए अतिरिक्त उत्प्रेरण या प्रोत्साहन का व्यवहार पर कोई महत्वपूर्ण असर नजर नहीं आया, लेकिन तीसरे समूह के 91% लोगों ने सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया, यानी सामान्य से दोगुने से भी अधिक लोगों ने। यानी फर्क सिर्फ उस वाक्य को भरना था जिसे शोधकर्ता क्रियान्वयन इरादा कहते हैं। क्रियान्वयन इरादे का मतलब है कि आप पहले से योजना बना लेते हैं कि आप कब और कहां काम करेंगे। यानी आप यह निर्णय लेते हैं कि आप किसी खास आदत पर कैसे अमल करेंगे। जो संकेत किसी आदत को प्रेरित कर सकते हैं वे बहुत व्यापक होते हैं। आपकी जेब में फोन की घर घर का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज की खुशबू, इमरजेंसी एम्बुलेंस सायरन की आवाज। लेकिन 2 सबसे आम संकेत हैं समय और जगह। क्रियान्वयन इरादे इन दोनों संकेतों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर क्रियान्वयन इरादे का प्रारूप यह है: जब अमुक स्थिति आएगी तो मैं अमुक प्रतिक्रिया करूंगा। सैकड़ों अध्ययनों से पता चला है कि क्रियान्वयन इरादे हमारे लक्ष्यों को पूरा कराने में असरदार भूमिका निभाते हैं। चाहे यह फ्लू का इंजेक्शन लगवाने की तारीख और समय लिखना हो या कोलोनोस्कोपी अपॉइंटमेंट का समय दर्ज करना हो। क्रियान्वयन इरादों से यह संभावना बढ़ जाती है कि लोग रिसाइकलिंग, अध्ययन, जल्दी सोने और सिगरेट छोड़ने जैसी आदतों को कायम रखेंगे। शोधकर्ताओं के अनुसार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है जब लोगों से इस तरह के प्रश्न पूछकर उन्हें क्रियान्वयन इरादे बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। आप किस रास्ते से मतदान केंद्र पर जाएंगे? आप किस समय जाने की योजना बना रहे हैं? आप किस बस में बैठकर वहां जाएंगे? इसी तरह सरकार ने भी नागरिकों को समय पर टैक्स देने की स्पष्ट योजना बनाने के लिए प्रेरित किया है, तथा साथ ही यह निर्देश भी रहता है कि देर करने पर उन्हें कब और कहां कितना टैक्स देना पड़ेगा। निष्कर्ष स्पष्ट है: जो लोग इसकी स्पष्ट योजना बना लेते हैं वे किसी नई आदत को कब और कहां करेंगे उनके ऐसा करने की संभावना ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग इन बुनियादी विवरणों का अनुमान लगाए बिना ही अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं ज्यादा स्वस्थ भोजन करूंगा या मैं ज्यादा लिखूंगा, लेकिन हम कभी यह नहीं कहते हैं कि हम ऐसा कब और कहां करेंगे। हम इसे संयोग पर छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसे करने की याद रख लेंगे या सही समय पर प्रेरित महसूस करेंगे। क्रियान्वयन इरादा इस तरह की धुंधली धारणाओं को दूर कर देता है। मैं जितना ज्यादा वर्कआउट करना चाहता हूं, या मैं ज्यादा उत्पादक बनना चाहता हूं, या मुझे वोट देना चाहिए। दूसरे शब्दों में क्रियान्वयन इरादा अस्पष्ट विचारों को ठोस कार्ययोजना में बदल देता है।
कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा या प्रोत्साहन की कमी है, जबकि उनमें दरअसल स्पष्टता की कमी होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे उस काम को कब और कहाँ करेंगे। नतीजा यह होता है कि लोग बेहतर बनने के लिए सही समय का इंतजार करते रहते हैं और वे जीवन भर इंतजार ही करते रहते हैं। क्रियान्वयन इरादा तय करने के बाद आपको प्रेरणा के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज मैं एक अध्याय लिखूं या नहीं, आज मैं सुबह ध्यान लगाऊं या लंच के बाद लगाऊं। जब काम का पल आता है तो निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप योजना बनाते समय ही निर्णय ले चुके हैं और आपको तो बस उस पर अमल करना होता है। अपनी आदतों के संबंध में इस रणनीति को लागू करने का सरल तरीका यह है कि आप इस वाक्य को पूरा कर दें, मैं यह काम या व्यवहार इस समय इस जगह करूंगा। ध्यान, मैं किचन में सुबह 7 बजे 1 मिनट ध्यान करूंगा। अध्ययन करना, मैं अपने बेडरूम में शाम को 6 बजे 20 मिनट तक स्पेनिश का अध्ययन करूंगा। व्यायाम, मैं स्थानीय जिम में शाम को 5 बजे 1 घंटे तक व्यायाम करूंगा। विवाह, मैं किचन में सुबह 8 बजे अपने जीवन साथी के लिए चाय बनाऊंगा। अगर आपको पक्का नहीं है कि आप किसी आदत को कब शुरू करेंगे तो सप्ताह, महीने या वर्ष के पहले दिन को आजमाएं। ये दिन ऐसे होते हैं जब लोगों के कोई नया काम शुरू करने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि इन दिनों उम्मीद आम तौर पर ज्यादा ऊंची होती है। अगर हमारे अंदर उम्मीद है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत प्रेरक महसूस होती है। क्रियान्वयन इरादों का एक और फायदा होता है, जब आप इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करेंगे, तो फिर आप उन चीजों से इनकार कर सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होती हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं और आपको पटरी से उतारती हैं। हम प्रायः छोटे आग्रहों पर हाँ कह देते हैं क्योंकि हम पर्याप्त स्पष्ट नहीं होते कि हम उस समय क्या करने वाले हैं। जब आपके सपने अस्पष्ट होते हैं तो छोटे छोटे कामों में दिन बर्बाद करना आसान होता है, जिस वजह से आप उन निश्चित चीजों को शुरू ही नहीं कर पाते हैं जो आपको सफल बना सकती हैं। अपनी आदतों को एक निश्चित समय और निश्चित जगह से बांध दें। लक्ष्य, समय और जगह को इतना स्पष्ट बनाना है ताकि पर्याप्त दोहराव से आप में सही समय पर सही चीज करने की इच्छा अपने आप हो जाए, भले ही आपको इसका कारण नहीं पता हो। जैसा लेखक जैसन ज्विग ने कहा है, जाहिर है चेतन विचार के बिना आप कभी वर्कआउट करने नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह घंटी की आवाज सुनने पर कुत्ते की लार टपकने लगती थी, उसी तरह वर्कआउट करने के निश्चित समय पर आपको थोड़ी कसमसाहट का एहसास हो सकता है और आप प्रेरित हो सकते हैं। आपके जीवन और कामकाज में क्रियान्वयन इरादों के इस्तेमाल के कई तरीके हैं। मेरी प्रिय नीति वह है जिसे मैंने स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फॉक से सीखा है और इस रणनीति को मैं आदत का ढेर लगाना कहता हूँ। आदत का ढेर लगाना, आपकी आदतों के कायापलट की सरल योजना। फ्रेंच दार्शनिक डेनिस दिदरो जीवन भर गरीब रहे, लेकिन 1765 में एक दिन यह सब बदल गया। दिदरो की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वे शादी का खर्च नहीं उठा सकते थे। गरीब होने के बावजूद दिदरो मशहूर थे क्योंकि उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया की सह स्थापना करके एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा था, जो उस वक्त के सबसे वृहद एनसाइक्लोपीडियाज में से एक था। दिदरो की आर्थिक मुश्किलों का पता चलने पर रूस की साम्राज्ञी कैथरीन महान का दिल पसीज गया। वे पुस्तक प्रेमी थीं और दिदरो के एनसाइक्लोपीडिया को बहुत पसंद करती थीं। मदद करने के इरादे से उन्होंने दिदरो की व्यक्तिगत लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने का प्रस्ताव रखा। आज के हिसाब से 1,50,000 पाउंड। अचानक दिदरो मालामाल हो गए। इन पैसों से न सिर्फ शादी के खर्च का इंतजाम हो गया, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक लाल गाउन भी खरीद लिया। यह लाल गाउन बहुत सुंदर था। दरअसल यह इतना ज्यादा सुंदर था कि यह उनके बाकी फटीचर सामानों के बीच सबसे अलग दिखता था। उन्होंने लिखा कि उनके सुंदर गाउन और उनकी बाकी वस्तुओं के बीच कोई सामंजस्य, कोई एकता, कोई सौंदर्य नहीं था। जल्दी ही दिदरो के मन में यह इच्छा जागी कि वे पुरानी खटारा चीजों की जगह नई सुंदर चीजें खरीद लें। उन्होंने पुराने घिसे पटे गलीचे की जगह पर दमिश्क का खूबसूरत गलीचा खरीद लिया। उन्होंने घर की सजावट के लिए महंगी प्रतिमाएं खरीदी। उन्होंने मेटल के ऊपर वाली जगह पर एक अलंकृत दर्पण रखा और ज्यादा सुंदर किचन टेबल खरीद ली। उन्होंने अपनी पुरानी फूस की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। डोमिनोज के गिरने की तरह ही एक खरीदारी दूसरी खरीदारी की ओर ले जाने लगी। दिदरो का व्यवहार असामान्य नहीं है। वास्तव में एक खरीदारी के दूसरी खरीदारी को प्रेरित करने की प्रवृत्ति को अब दिदरो प्रभाव कहा जाता है। दिदरो प्रभाव का मतलब यह है कि किसी नई चीज के आने से अक्सर उपभोग का एक चक्र शुरू होता है जो दूसरी नई चीजें खरीदने की ओर ले जाता है।
आप यह सिलसिला हर जगह देख सकते हैं। आप एक ऐसी ड्रेस खरीदती हैं और उसके बाद उसकी मैचिंग के नए जूते और ईयररिंग खरीदने पड़ते हैं। आप एक काउच खरीदते हैं, इसके बाद आप पूरे लिविंग रूम का फर्नीचर बदलने की सोचने लगते हैं। आप अपने बच्चे के लिए एक खिलौना खरीदते हैं और जल्दी ही आप खिलौने के साथ आने वाली सारी एक्सेसरीज खरीदने लगते हैं। यह खरीदारी की चेन रिएक्शन है। यह चक्र कई मानवीय व्यवहारों में दिखाई देता है। आपने अभी अभी जो काम किया है उसी के आधार पर आप अक्सर यह निर्णय लेते हैं कि इसके बाद क्या करना है। बाथरूम जाने के बाद आप अपने हाथ धोते और सुखाते हैं। इससे आपको याद आता है कि आपको गंदे टॉवेल लॉन्ड्री में पहुंचाने हैं, इसलिए आप शॉपिंग लिस्ट में लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिख लेते हैं आदि। कोई भी व्यवहार शून्य में नहीं होता। हमारा हर काम एक संकेत बन जाता है जो अगले व्यवहार को प्रेरित करता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतें बनाने की बात आती है तो आप व्यवहार की संबद्धता का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। किसी नई आदत को बनाने का बहुत अच्छा तरीका किसी वर्तमान आदत को पहचानना है जिसे आप हर दिन करते हैं। फिर नई आदत को पुरानी आदत के साथ संबंध कर दें। इसे आदत का ढेर लगाना कहते हैं। आदत का ढेर लगाना क्रियान्वयन इरादे का एक खास रूप है। अपनी नई आदत को किसी निश्चित समय और निश्चित जगह से जोड़ने के बजाय आप इसे किसी वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह तरीका बीजे फॉक के टाइनी हैबिट्स प्रोग्राम का हिस्सा था और इसका इस्तेमाल करके आप हर आदत के लिए एक स्पष्ट संकेत बना सकते हैं। आदतों के ढेर का फार्मूला है, वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत डालूंगा। मिसाल के तौर पर ध्यान। जब मैं सुबह कप में कॉफी डालूंगा तो 1 मिनट तक ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम। जब मैं अपने कामकाजी जूते उतारूंगा तो मैं तुरंत वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। कृतज्ञता। जब मैं डिनर करने बैठूंगा तो मैं आज होने वाली एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। विवाह। जब मैं रात को बिस्तर पर लेटूंगा तो अपने जीवन साथी को एक चुंबन दूंगा। सुरक्षा। जब मैं अपने रनिंग शूज पहन लूंगा तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर बताऊंगा कि मैं कहाँ दौड़ रहा हूं और कितने समय तक दौड़ूंगा। कुंजी यह है कि आप अपने मनचाहे व्यवहार को किसी ऐसी चीज से बांध दें जिसे आप हर दिन पहले से ही करते हैं। जब आप इस बुनियादी तंत्र में माहिर बन जाते हैं तो आप छोटी आदतों की कड़ियों को आपस में बांधकर ज्यादा बड़े ढेर लगा सकते हैं। इससे आपको स्वाभाविक गति का लाभ मिल जाता है जो एक व्यवहार के दूसरे व्यवहार की ओर ले जाने से मिलती है। दिद्रो प्रभाव का सकारात्मक संस्करण है यह। आदतों का ढेर इस संभावना को बढ़ा देता है कि आप अपने नए व्यवहार को किसी पुराने व्यवहार के ऊपर जमा कर नई आदत डाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराकर आप असंख्य आदतों को इकट्ठे बांध सकते हैं जिसमें हर आदत अगली आदत का संकेत बन जाती है। आदतों का ढेर, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। आपकी सुबह की दिनचर्या का आदतों का ढेर इस तरह दिख सकता है। जब मैं कप में कॉफी डालूंगा तो इसके बाद 60 सेकंड तक ध्यान लगाऊंगा। जब मैं 60 सेकंड तक ध्यान लगा लूंगा तो उसके बाद दिन की कार्यसूची लिखूंगा। जब मैं दिन की कार्यसूची लिख लूंगा तो उसके तुरंत बाद मैं पहला काम करने में जुट जाऊंगा। या शाम की आदतों के इस ढेर पर विचार करें। जब मैं डिनर पूरा कर लूंगा तो अपनी प्लेट सीधे डिशवॉशर में रखूंगा। जब मैं सारे बर्तन हटा दूंगा तो मैं तुरंत काउंटर पर पोंछा लगा दूंगा। जब मैं काउंटर पर पोंछा लगा दूंगा तो इसके बाद मैं अगली सुबह के लिए कॉफी मग बाहर निकालूंगा। आप अपनी वर्तमान दिनचर्याओं के बीच में भी नए व्यवहार डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सुबह की दिनचर्या इस तरह की हो सकती है: जागना, अपना बिस्तर सहेजना, शॉवर लेना। आइए मान लेते हैं कि आप हर रात को ज्यादा पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं। आप अपनी आदत के ढेर को बढ़ाकर यह योजना बनाते हैं: जागना, अपना बिस्तर सहेजना, अपने तकिए पर एक पुस्तक रखना, शॉवर लेना। अब जब आप हर रात को बिस्तर पर जाएंगे तो एक पुस्तक वहां आपका इंतजार कर रही होगी जिसका आप आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर आदतों का ढेर बनाने से आप कुछ आसान नियम बना लेते हैं जो आपके भावी व्यवहार को मार्गदर्शन देते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे आपके पास हमेशा एक गेम प्लान रहता है कि अगला काम कौन सा करना है। जब आप इस नीति के साथ आरामदेह हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों के ढेर बना सकते हैं जो उचित स्थितियों में आपका मार्गदर्शन करते हैं। व्यायाम। जब भी मुझे सीढ़ियां दिखेंगी तो मैं लिफ्ट के बजाय उनका इस्तेमाल करूंगा। सामाजिक योग्यताएं। जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो किसी अजनबी को अपना परिचय दूंगा। वित्तीय। जब मेरे मन में $100 से ज्यादा की कोई चीज खरीदने की इच्छा जागेगी तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे इंतजार करूंगा।
स्वस्थ खान पान, जब मैं अपने लिए भोजन परोसूंगा तो हमेशा सबसे पहले प्लेट में सब्जियां रखूंगा। न्यूनतम, जब मैं कोई नई चीज खरीदूंगा तो मैं किसी पुरानी चीज को हटा दूंगा, एक अंदर एक बाहर। मूड, जब फोन की घंटी बजेगी तो मैं एक गहरी सांस लूंगा और जवाब देने से पहले मुस्कुराऊंगा। भुलक्कड़पन, जब मैं किसी सार्वजनिक जगह से लौटूंगा तो मैं टेबल और कुर्सियों पर निगाह डालूंगा कि मैं कहीं कोई चीज पीछे छोड़कर तो नहीं जा रहा हूं। आप इस रणनीति का चाहे जैसे इस्तेमाल करें। आदतों का सफल ढेर बनाने का रहस्य यह है कि आप चीजों को शुरू करने के लिए सही संकेत चुनें। क्रियान्वयन इरादे में किसी व्यवहार के लिए निश्चित समय और जगह तय किया जाता है। दूसरी ओर समय और जगह आदतों के ढेर में विद्यमान होते हैं। आप किसी आदत को अपनी दैनिक दिनचर्या में कब और कहाँ रखते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर आप ध्यान को अपनी सुबह की दिनचर्या में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुबह के समय आपके घर में बहुत अव्यवस्था रहती है और बच्चे कमरे में भागदौड़ करते हैं, तो शायद यह समय गलत और जगह गलत है। विचार करें कि कब आपके सफल होने की सबसे ज्यादा संभावना है। खुद से किसी आदत को करने को तब ना कहें जब आपके किसी दूसरी चीज में मशगूल होने की संभावना हो। आपके संकेत की फ्रीक्वेंसी आपकी मनचाही आदत की फ्रीक्वेंसी पर ही होनी चाहिए। अगर आप हर दिन किसी आदत को करना चाहते हैं लेकिन आप इसे किसी ऐसी आदत के ऊपर ढेर में जमा देते हैं जो केवल सोमवार को ही होती है, तो यह अच्छा चुनाव नहीं है। आपकी आदत के ढेर के लिए सही संकेत खोजने का एक तरीका यह है कि आप अपनी वर्तमान आदतों की सूची पर विचार मंथन करें। शुरुआती बिंदु के रूप में आप पिछले अध्याय में दिए गए आदतों के स्कोर बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप 2 कॉलमों की सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में आप वे आदतें लिखें जिन्हें आप हर दिन बिना चूके करते हैं। मिसाल के तौर पर, बिस्तर से उठना, नहाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, कॉफी बनाना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, कामकाजी दिन शुरू करना, लंच करना, कामकाजी दिन खत्म करना, ऑफिस के कपड़े बदलना, डिनर करने बैठना, बत्तियां बुझाना, बिस्तर पर जाना। आपकी सूची इससे ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरे कॉलम में वे सारी चीज़ें लिखें जो हर दिन बिना नागा आपके साथ होती हैं। मिसाल के तौर पर, सूर्य उगता है, आपको टेक्स्ट मैसेज मिलता है, आप जो गाना सुन रहे हैं उसका अंत होता है, सूरज डूबता है। इन 2 सूचियों के साथ आप उस सर्वश्रेष्ठ जगह की तलाश शुरू कर सकते हैं जहां आप नई आदत को अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। आदतों का ढेर सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब संकेत बहुत ज्यादा निश्चित हों और जिन पर तुरंत काम किया जा सकता हो। कई लोग काफी अस्पष्ट संकेत चुन लेते हैं। मैं खुद भी यह गलती कर चुका हूं। जब मैं पुशअप की आदत डालना चाहता था तो मेरा आदतों का ढेर इस तरह था। जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूंगा तो मैं 10 पुशअप करूंगा। पहली नज़र में यह तार्किक दिखता है, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि यह संकेत अस्पष्ट था। क्या मैं लंच से पहले पुशअप करूंगा? क्या मैं लंच के बाद पुशअप करूंगा? मैं उन्हें कहाँ करूंगा? कुछ अव्यवस्थित दिनों के बाद मैंने अपनी आदतों के ढेर को बदलकर यह कर लिया, जब मैं लंच के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा तो मैं अपनी डेस्क के पास 10 पुशअप करूंगा। अस्पष्टता गायब हो गई। ज्यादा पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें अच्छे विचार हैं, लेकिन लक्ष्य इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं कि यह काम कब और कैसे करना है। निश्चित और स्पष्ट बने। दरवाजा बंद करने के बाद, ब्रश करने के बाद, टेबल पर बैठने के बाद। यह विशिष्टता या निश्चितता महत्वपूर्ण है। आपकी नई आदत किसी निश्चित संकेत से जितनी कसकर जुड़ी होती है, इस बात की उतनी ही बेहतर संभावना होती है कि काम करने का समय आने पर आप उस पर गौर करेंगे। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। क्रियान्वयन इरादे और आदतों का ढेर लगाने जैसी रणनीतियां आपकी आदतों के लिए स्पष्ट संकेत बनाने के बहुत ही व्यवहारिक तरीके हैं। इनसे इस बात की स्पष्ट योजना भी बन जाती है कि उस काम को कब और कहाँ करना है। अध्याय सार। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। 2 सबसे आम संकेत हैं, निश्चित समय और निश्चित जगह। क्रियान्वयन इरादे की तकनीक का इस्तेमाल करके आप किसी नई आदत को किसी निश्चित समय और निश्चित जगह के साथ जोड़ सकते हैं। क्रियान्वयन इरादा बनाने का फार्मूला है, मैं जगह पर समय पर व्यवहार करूंगा। आदतों के ढेर की रणनीति का इस्तेमाल आप किसी नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। आदतों के ढेर का फार्मूला है, वर्तमान आदत के बाद में नई आदत डालूंगा। अभी आप सुन रहे थे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का हिंदी अनुवाद
डॉक्टर सुधीर दीक्षित मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज में अध्याय 5।